हेलो एवरीवन। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 7 करने वाले हैं, जहां आपको मिलेंगे एग्ज़ाम्स में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आतंक का युग किस काल को कहा जाता था? अच्छा, यह वह समय था जब फ्रांस में क्रांति के दौरान कठोर और हिंसक नीतियाँ बनाई गई थी। ये था टाइम 1793 से 94 के बीच का, और इसका नेतृत्व किसने किया था? मैक्समिलियन रॉब्सपेयर ने। इस दौरान क्रांति के विरोधियों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था, जैसे कि विरोधी या कुलीन वर्ग, और हजारों लोगों को देशद्रोही बताकर मार दिया जाता था। तो ये आतंक का युग था, और ये कौन से टाइम पीरियड से था? 1793 से 94। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, आतंक के युग में नियंत्रण और दंड की सख्त नीति किसने अपनाई? लुई 16 ने, रॉब्सपेयर ने, नेपोलियन ने, या मॉन्टेस्क्यू ने? तो बी ऑप्शन राइट है, रॉब्सपेयर ने। रॉब्सपेयर के अनुसार गणतंत्र के शत्रु कौन थे? केवल किसान, कुलीन पादरी या विरोधी दल, केवल व्यापारी या केवल सैनिक? तो बी ऑप्शन राइट है, कुलीन पादरी और विरोधी दल। रॉब्सपेयर का मानना था कि जो भी व्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति और गणतंत्र के खिलाफ है वह सब दुश्मन है। अगला है, दोषी पाए जाने पर अपराधियों को किस मशीन से दंड दिया जाता था? तलवार से, फांसी से, गिलोटिन से, या बंदूक से? तो सी ऑप्शन राइट है, गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। यह एक मशीन थी जिसमें सिर काटकर तुरंत मौत दी जाती थी, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को एक तरह से मौत दी जाती थी। तो ये कौन था? गिलोटिन। अगला है, गिलोटिन क्या थी? एक कानून था, एक प्रणाली थी, सिर काटने की मशीन थी, या जेल थी? तो सिर काटने की मशीन थी। सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था, इसको हेड कट मशीन भी कहा जाता था। तो सी आंसर राइट है। अगला है, रॉब्सपेयर सरकार ने मजदूरी और कीमतों के संबंध में क्या किया? कोई नियंत्रण नहीं, अधिकतम सीमा तय की, केवल मजदूरी बढ़ाई, केवल कीमतें घटाई? तो बी ऑप्शन सही है, अधिकतम सीमा तय की। आतंक के युग में महंगाई और कालाबाजारी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए रॉब्सपेयर की सरकार ने कीमतें और मजदूरी पर अधिकतम सीमा तय कर दी थी, जिसको लॉ ऑफ मैक्सिमम भी कहा गया। जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण की गई, मजदूरी भी एक सीमा तक तय कर दी गई। उद्देश्य था आम जनता को राहत देना और जमाखोरी रोकना। रोटी और मांस की व्यवस्था कैसे की गई? खुले बाजार में, राशनिंग द्वारा, मुफ्त वितरण, या आयात द्वारा? तो बी ऑप्शन राइट है, राशनिंग द्वारा। राशनिंग प्रणाली क्या थी? हर व्यक्ति को सीमित मात्रा में खाना दिया जाता था, ताकि सभी लोगों को बराबर हिस्सा मिल सके। जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए ज़रूरी था। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है, किस प्रकार के आटे के उपयोग पर रोक लगाई गई? काला आटा, सस्ता आटा, सफ़ेद आटा, या गेहूं का आटा? तो सी ऑप्शन राइट है, सफ़ेद आटा। खास तौर पर अमीर लोग इसे यूज़ करते थे, गरीब लोगों को यह उपलब्ध नहीं था, इसलिए सरकार ने कहा कि सभी लोग एक जैसा सस्ता और सामान्य आटा इस्तेमाल करें। ठीक है। समता रोटी का क्या अर्थ है? विशेष मिठाई, सबको समान रोटी देना, गरीबों के लिए भोजन, या सैनिकों को भोजन? समता रोटी का मतलब था सबके लिए एक जैसी रोटी। उद्देश्य था अमीर गरीब के बीच भेदभाव खत्म करना, तो सबको समान रोटी देना। तो बी ऑप्शन राइट है। पुरुषों और महिलाओं को किस नाम से संबोधित किया जाने लगा? तो सी ऑप्शन राइट है, सिटीजन और सितोइन। सिटीजन कहा जाता था मेल को, और सितोइन कहा जाता था फीमेल को। ये चीज़ याद रखना। और सर और मैडम पहले यूज़ होता था। चर्चों के साथ क्या किया गया? उन्हें बढ़ाया गया, बंद कर दिया गया, मंदिर बना दिए गए, स्कूल बना दिए गए? तो बी ऑप्शन राइट है, इन्हें बंद कर दिया गया था, क्योंकि चर्च बहुत पावरफुल था, लोगों पर टैक्स भी लगाता था, इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। बी ऑप्शन राइट है। अगला है, रॉबेस्पियर का अंत कब हुआ? तो रॉबेस्पियर का अंत हुआ था जुलाई 1794। सी ऑप्शन राइट है। इसने आतंक का युग चलाया, जिसमें हजार लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया था, लेकिन 1794 में लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, और इसे भी जुलाई 1794 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो जुलाई 1794 आंसर है। अगला है, रॉबेस्पियर ने आतंक के युग में कौन सी नीति अपनाई? उदार नीति, नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति, शांति नीति, या आर्थिक सुधार नीति? तो बी ऑप्शन राइट है, नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी, और इसी को ही आतंक का काल कहा गया। और ये कब से कब तक था? 93 से 94 तक था। इसमें क्या था? जो भी रेवोल्यूशन के खिलाफ होता था उसे तुरंत सज़ा दी जाती थी।
अगला है गिलोटिन का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर गिलोटिन द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था। सी ऑप्शन राइट है। महाशय और महोदय के स्थान पर क्या कहा जाने लगा? तो सी आंसर है सिटीजन और सितोइन। रेवोल्यूशन के बाद इक्वालिटी पर जोर दिया गया था, इसलिए पुराने जो टाइटल थे ना वो हटा दिए गए और उसकी जगह सिटीज़न और सितोइन कहा जाने लगा। सिटीज़न कहा जाता था मेल के लिए और सितोइन कहा जाता था फीमेल के लिए। रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो जुलाई 1794। सी ऑप्शन। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है, इस पर विचार किसने लिखे? तो बी ऑप्शन है सही, कैमिल डेसमोलिन्स, और ये क्रांतिकारी पत्रकार थे। अगला है कैमिल डेसमोलिन्स ने यह लेख किस वर्ष लिखा? तो 1793 में लिखा था। कैमिल डेसमोलिन्स के साथ क्या हुआ? उसे निर्वासित किया गया, उसे फांसी दे दी, उसे जेल में रखा गया, वह भाग गया, तो उसे फांसी दे दी गई थी। बी ऑप्शन राइट है। कुछ लोगों के अनुसार स्वतंत्रता किसके समान है? एक सैनिक के, एक राजा, एक शिशु या एक शिक्षक? तो एक शिशु के समान है, एक चाइल्ड के समान है। एक बच्चे को सही गाइडेंस चाहिए होती है, वैसे ही लिबर्टी को भी कंट्रोल और डायरेक्शन चाहिए होती है, तो इसे एक शिशु के समान कहा गया है। स्वतंत्रता किन गुणों से जुड़ी है? तो बी ऑप्शन राइट है, सुख शांति विवेक समानता और न्याय। 7 फरवरी 1794 को किसने कन्वेंशन में भाषण दिया था? तो बी ऑप्शन राइट है, रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर का भाषण किस अखबार में छपा था? तो ए ऑप्शन राइट है। रॉबेस्पियर के अनुसार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल शांति, आतंक का सहारा, केवल चुनाव या कर बढ़ाना? तो बी ऑप्शन राइट है, आतंक का सहारा। इसका मानना था कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ेगा। अगला है रॉबेस्पियर के अनुसार आतंक क्या है? तो बी ऑप्शन राइट है, कठोर, त्वरित और अडिग न्याय। इसने टेरर को एक तरह का जस्टिस बताया है। किसने बताया है? रॉबेस्पियर ने। नेक्स्ट है डायरेक्टरी शासन किसके पतन के बाद स्थापित हुआ था? तो जैकोबिन सरकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके नेता कौन थे? रॉबेस्पियर थे। अगला है नए संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा की शक्ति बढ़ाना, तानाशाही रोकना, युद्ध करना और कर बढ़ाना? तो बी ऑप्शन राइट है, तानाशाही रोकना। हुआ क्या था, आतंक के युग के बाद फ्रांस के जो लोग थे ना वो डिक्टेटरशिप से बहुत डर गए थे, इसलिए नए कॉन्स्टिट्यूशन का एम था किसी भी एक व्यक्ति को ज़्यादा पावर ना मिले। तो बी ऑप्शन राइट है, तानाशाही रोकना। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी शासन में कितने कार्यपालिका सदस्य थे? 3 थे, 4 थे, 5 थे या 7 थे? तो सी ऑप्शन राइट है, 5 थे। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि 5 मेंबर ही चुने गए? आतंक युग में पावर केवल एक ही लीडर के पास थी, रॉबेस्पियर के पास, और इसने ना डिक्टेटरशिप का डर का माहौल बना दिया था पूरे फ्रांस में। इसलिए नए सिस्टम में डिसाइड हुआ कि पावर किसी एक इंसान के पास नहीं होगी, तो 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जिसे डायरेक्टरी कहा गया। तो 5 लोग थे। सी ऑप्शन राइट है। अगला है इन 5 सदस्यों को क्या कहा जाता था? मंत्री, डायरेक्टर्स, सम्राट या प्रतिनिधि? तो बी ऑप्शन राइट है, इनको डायरेक्टर्स कहा गया। अगला है डायरेक्टरी की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी थी? इसको पहले ना थोड़ा समझते हैं। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा डर क्या था? डिक्टेटरशिप का। इसलिए सिस्टम ऐसा बनाया गया जहां पावर डिवाइड हो। तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाने वाली बॉडी है उसको ऊपर रखा गया, और एग्जीक्यूटिव उसको कहाँ, एग्जीक्यूटिव किसको कहा गया? डायरेक्टरी को। इसको नीचे रखा गया ताकि वो कंट्रोल में रहे। अगर डायरेक्टरी गलत काम करे तो लेजिस्लेचर उसे रोक सके। तो इसका आंसर क्या है? सी, विधान परिषद, लेजिस्लेचर। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद कितने सदनों वाली थी? 1, 2, 3 या 4? तो 2। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, डिक्टेटरशिप से बचने के लिए एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का काम था लॉ प्रपोज करना और दूसरे का काम था उसको अप्रूव करना। तो विधान परिषद को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वापस सेम क्वेश्चन है, विधान परिषद कितने सदनों वाली थी? तो 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी शासन में राजनीतिक अस्थिरता क्यों बनी रही? मजबूत सरकार, बार बार चुनाव, करप्शन एंड पावर स्ट्रगल या पब्लिक सपोर्ट? क्या था? तो सी ऑप्शन राइट है। इसमें क्या हुआ, डायरेक्टरी सिस्टम में 5 लोग पावर शेयर कर रहे थे, इनके बीच पावर स्ट्रगल होता था, साथ ही सिस्टम में करप्शन भी बढ़ गया। इसी वजह से गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह पाई। तो इसका आंसर है सी, भ्रष्टाचार और शक्ति संघर्ष।
डायरेक्टरी शासन के समय सेना की भूमिका क्या थी, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, डायरेक्टरी जो शासन चला वो 1795 से 1799 तक चला था, ठीक है। और ये बहुत अनस्टेबल पीरियड था इनका। क्यों था? क्योंकि सरकार कमज़ोर थी, नेताओं में आपसी झगड़े होने लगे पावर को लेकर, जनता का भरोसा इनके ऊपर से कम होता चला गया। ऐसी सिचुएशन में सरकार अपने दम पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, ठीक है। और ये बागडोर फिर कौन संभालता है? सेना संभालती है। सेना ने क्या क्या काम किया? जैसे सरकार को बचाना, अगर कोई विद्रोह होता तो सेना उसे दबा देती थी। पावर को बनाए रखना, सरकार आर्मी के सहारे ही टिक पा रही थी। तो डायरेक्टरी के टाइम आर्मी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करके उसकी पावर को बनाए रखा। डायरेक्टरी गवर्नमेंट आर्मी पर डिपेंड थी और इसी वजह से आगे चलकर नेपोलियन आ जाता है पावर में, ठीक है, जो आर्मी लीडर था। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, सरकार को समर्थन देना। डायरेक्टरी शासन अंततः किसके उदय का कारण बना? रॉबेस्पियर, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16 या मिराबो? तो बी ऑप्शन राइट है, नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी शासन का अंत किस प्रकार हुआ? चुनाव से हुआ, क्रांति से हुआ, सैन्य तख्ता पलट हुआ या समझौता हुआ? तो सी ऑप्शन राइट है, सैन्य तख्ता पलट हुआ। सेना की हेल्प से सरकार को हटा दिया गया, बिना चुनाव बिना समझौते सीधे आर्मी पावर जो थी वो सत्ता में आ गई थी। तो सी ऑप्शन राइट है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाकी पार्ट्स भी ज़रूर देखें। तो ओके, थैंक यू सो मच।